Unacademy. Let's crack it. एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हम यहाँ पे कर रहे हैं उसके अंतर्गत यहाँ पे GS3 में इकाई 3 यहाँ पे हमको पढ़ना है और जीव विज्ञान का पोर्शन हम यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं अभी जो पोर्शन अभी चल रहा है और क्या हम अभी पढ़ने वाले हैं। मानव शरीर के अंग के अंतर्गत और संरचना और कार्य प्रणाली के अंतर्गत अभी हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स पर जा सकते हैं और उन लेक्चर को देखने के बाद ही आप लेक्चर 3 पर आए या लेक्चर 3 पर आए, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, काफ़ी सारा पोर्शन हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए जो पाचन तंत्र के अगले लेक्चर है उसमें हम देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले जो लेक्चर हो चुके हैं उसमें मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या पढ़े हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत जो उसका बेसिक है और ये फीडिंग हैबिट के अनुसार यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया एनिमल्स का, किस प्रकार से ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर रक्तपिशाचु या फिर अन्य तरह के होते हैं। एंजाइम्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, किस प्रकार एंजाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से एनस तक फैली हुई है, इसके अंतर्गत हम माउथ में पैलेट हमने पढ़ लिए, टंग हमने पढ़ लिए, टीथ हमने पढ़ ली। ठीक है, अब सलाइवा और ये ईसोफेगस वगैरह हमको देखना है यहाँ पे। और दांत के बारे में, यानी जो टीथ है, टीथ के एक दांत के अंदर कितने भाग होते हैं, किस प्रकार चीजें होती है वो हमको देखना है। ठीक है, ये डायग्राम हमने समझा था यहाँ पे, ये डायग्राम हमने आपको बताया है। और ये मुग्गा वगैरह ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, जीव वगैरह देख चुके हैं। ठीक है, दांत वगैरह हमने देख लिए कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे ये व्यवस्थित होते हैं। अब हमको पढ़ना है दांत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ। यदि आपसे बोला जाए एक दांत की संरचना बताइए, यदि एक दांत निकालो इस प्रकार से, ठीक है, एक दांत की कीमत तुम क्या जानो, इस प्रकार से चीजें यदि वहां पे हो तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे दांत में क्या क्या चीजें होती है। एक दांत निकाले तो उसके अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे होगी वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इससे पहले व्यवस्थाएं देखी थी, किस प्रकार जो कैनाइन है और कैनाइन वगैरह जो सारे जो दांत के भाग हैं, ठीक है, वो सारे व्यवस्थित हैं। ठीक है, व्यवस्थित यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीमोलर, मोलर्स और यहाँ पे कैनाइन और इंसाइजर यहाँ पे किस तरह व्यवस्थित है ये हमने देखा था। अब एक दांत के अंतर्गत क्या चीजें यहाँ पे होती है वो हमको देखना है। ठीक है, मानव दांत की संरचना हमको देखना है कि उसके भाग किस टाइप से होते हैं।
तो हम संरचनात्मक दृष्टि से मानव दांत को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया, ऐसा बोल सकते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। मानव दांत की आंतरिक संरचना यहाँ पे दी जा रही है, यानी स्कैन करके बताया जा रहा है कि अंदर क्या चीजें हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अंदर क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पार्ट बताऊंगा। यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है दांत को, ठीक है। अंदर जो भाग है, शिखर, क्राउन, ग्रीवा, नेक और जड़, रूट, ठीक है, ये 3 भाग है इसके प्रमुख। इसके अंतर्गत भी अन्य सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे शिखर के अंतर्गत है और ग्रीवा के अंतर्गत है, जड़ के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ से इनेमल है, डेंटिन है, ठीक है, मज्जा गुहा है, ये मज्जा गुहा, ठीक है, या पल्ब या मज्जा इसको बोलेंगे। और ये है जम्स, मसूड़े, रूट कैनाल, ये वाली रूट कैनाल ये यहाँ से कनेक्ट है। अगला है यहाँ पे सीमेंटम, ये सीमेंटम है यहाँ पे। और तंत्रिका एवं रक्त वाहिका, ये इधर पे है, ठीक है, ये वाली तंत्रिका एवं रक्त वाहिका यहाँ पे, ये वाली एरिया में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके क्या क्या चीजें क्या कार्य करती है और किस प्रकार से उसका महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पे दांत में, ठीक है। वो चलिए हम देखते हैं, पहले देखते हैं शिखर, ठीक है, 3 भाग है, शिखर, ग्रीवा और जड़, ठीक है। तो शिखर वाले भाग से हम शुरू करते हैं। शिखर में हम देखते हैं यहाँ पे शिखर या फिर क्राउन उसको बोलेंगे, दांत का वह भाग जो मसूड़े या जम, यहाँ पे देखिए मसूड़े, जम कहाँ है, मसूड़े, ये देखिए मसूड़े, ये वाला भाग है मसूड़े या जम के ऊपर निकला होता है, ये मसूड़े या जम के ऊपर निकला, ये वाला ये ऊपर निकला है, इधर वाला एरिया, ठीक है, वह शिखर कहलाता है। क्या कहलाएगा, शिखर, ठीक है, शिखर कहलाएगा, क्राउन कहलाएगा। यह भाग शेष दांत से चौड़ा होता है, यानी शेष दांत के जो अन्य भाग है, यह भाग शेष दांत से चौड़ा होता है, यानी इतना जो बाकी भाग बचे हुए इससे चौड़ा होता है। यहाँ पे देखिए चौड़ाई इसकी बढ़ जा रही है, ठीक है, ये चौड़ाई इसकी बढ़ रही है, शिखर की चौड़ाई ज्यादा होती है। शिखर में 3 भाग होते हैं, शिखर में 3 भाग होते हैं, एनाटॉमिकल क्राउन, ठीक है, इनेमल और डेंटिन। ये क्राउन वाला ये वाला एरिया है, इनेमल मतलब ये अंदर वाला एरिया। ये देखिए, एक मिनट में इसको क्लीन करके फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ पे एनाटॉमिकल क्राउन जो है वो ये वाला एरिया ऊपर वाला, ठीक है, क्राउन में ये क्राउन वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। अब है इनेमल, ये वाला एरिया इनेमल, और यहाँ पे है डेंटिन, ये वाला भाग है डेंटिन, ठीक है, ये वाला भाग है डेंटिन। अब जो एनाटॉमिकल क्राउन दांत है, वो दांत का सबसे ऊपरी भाग है, ये वाला जो भाग है ना, ये दांत का सबसे ऊपरी भाग है। इनेमल जो ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, इनेमल दांत का सबसे बाहरी परत होती है। दांत की सबसे बाहरी परत क्या होती है, इनेमल, ये इनेमल, ठीक है। और यह दांतों को जीवाणु एवं भोजन खाने से पड़ने वाले दबाव को सुरक्षित या सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं कि जब हम खाना खाएं, ठीक है, उसमें खाना खाएं तो वहाँ पे दबाव पड़ेगा, हम चबाएंगे तो वहाँ पे दबाव पड़ने वाले दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है कौन, इनेमल। कौन करता है, इनेमल, जो कि कठोर ऊतक है, सबसे कठोर ऊतक है हमारा, ठीक है, हार्डेस्ट टिश्यू है हमारे शरीर में, सबसे कठोर भाग हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे याद रखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, टूथ इनेमल का जो दांत का इनेमल है वो सबसे हार्डेस्ट भाग होता है। यहाँ पे हमने देखा लास्ट लेक्चर में, ठीक है, टीथ वाले पोर्शन जब हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जो इनेमल है वो हार्डेस्ट टिश्यू है, ये टिश्यू से बना होता है, ये हड्डी से नहीं बना होता है, ठीक है, ये ऊतकों से बना होता है, ठीक है। यह दांतों को ये हम देख चुके हैं कि किस प्रकार ये दवा महसूस कराता है। अगला डेंटिन के बारे में देखते हैं। डेंटिन कहाँ पे, ये वाला डेंटिन, ठीक है। डेंटिन नामक परत इनेमल के नीचे स्थित होती है। डेंटिन नामक ये परत जो है, डेंटिन वाली परत, ये इनेमल, ये वाला भाग है, इसके नीचे स्थित है, इसके नीचे स्थित ये वाला, ठीक है। इनेमल इसके नीचे इनेमल के नीचे डेंटिन वाला भाग स्थित होता है। ये परत है एक, और यह शिखर से जड़ तक विस्तृत होती है, शिखर से लेके जड़ तक। ये देखिए, ये परत जो है जड़ तक जाएगी, आखिरी तक जाएगी, इधर तक, ठीक है। जो कि ठंडे एवं गर्म पदार्थों से दांतों की सुरक्षा करती है। तो ठंडे एवं गर्म पदार्थों से दांतों की सुरक्षा कौन करता है, तो ये करता है डेंटिन। कौन करता है, डेंटिन, ये वाला भाग डेंटिन, ठीक है, डेंटिन। आगे समझ में, आगे है ग्रीवा, दूसरा पार्ट में आ गया, ठीक है, हम दूसरे भाग में आ चुके हैं। जो शिखर वाला कंप्लीट हुआ, अब दूसरे भाग में आ गए, इस वाले ग्रीवा में आते। दांत के शिखर एवं जड़ के मध्य में स्थित भाग ग्रीवा कहलाता है। दांत के शिखर और जड़ के मध्य वाला भाग, ये वाला। यदि आपसे पूछा है ग्रीवा क्या है, तो आप बताएंगे दांत में ग्रीवा क्या है, तो दांत के शिखर और जड़ के मध्य जो भाग रहता है,
जड़ के मध्य स्थित भाग ग्रीवा कहलाता है। ठीक है, इसके प्रमुख या मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसके ग्रीवा के 3 भाग होते हैं, मसूड़े, जम, ठीक है, पल्प और पल्प कैविटी। ठीक है, पल्प तथा पल्प कैविटी, ये पल्प है और पल्प कैविटी। यहाँ पे देखिए ये पल्प कैविटी वगैरह यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, एवं सामान्य गुलाबी रंग के संयोजी ऊतक है जो दांत की ग्रीवा से संबद्ध होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या चीजें हमने देखा, फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। मसूड़े या फिर मसूड़े, उसके आगे है मज्जा या फिर पल्प बोलेंगे, मज्जा गुहा, पल्प कैविटी और पल्प कैविटी, ये भाग हमने यहाँ पे देख लिए। मसूड़े मांसल एवं सामान्यतः गुलाबी रंग के संयोजी ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं? मांसल होते हैं और गुलाबी रंग के संयोजी ऊतक ये होते हैं जो दांत की ग्रीवा से संबद्ध होते हैं। किससे संबंध होते हैं? दांत की ग्रीवा से। ठीक है, ये ग्रीवा, ये वाला भाग से संबंधित होते हैं। आगे बात करते हैं, पल्प या मज्जा दांत का सबसे आंतरिक भाग है। पल्प या मज्जा दांत का सबसे आंतरिक भाग, ये वाला देखिए, ये पल्प, ये आंतरिक भाग ये। ठीक है, ये अंदर वाला भाग ये है पल्प या मज्जा। ठीक है, ये सबसे आंतरिक भाग है जो सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं से निर्मित होता है। किससे बना होता है? सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं से निर्मित होता है पल्प या मज्जा। ठीक है, अगला भाग हम देखते हैं जड़। ठीक है, जड़ या फिर रूट इसको बोलेंगे इंग्लिश में, रूट। यह जड़ दांत के लगभग 2/3 भाग का निर्माण करती है। 2/3 भाग का निर्माण करती है जड़। ठीक है, ये 2/3 इतना वाला भाग, ये बहुत बड़ा पोर्शन है, 2/3 भाग का निर्माण करती है। यह अस्थि तक विस्तृत होती है। कहाँ तक विस्तृत होती है? अस्थि तक। ठीक है, अस्थि तक ये विस्तृत होती है और दांत को अपने स्थान पर स्थिर रखती है। जड़ के निम्नलिखित भाग होते हैं, रूट कैनाल, सीमेंटम। ठीक है, रूट कैनाल वगैरह, ये देखिए रूट कैनाल ये वाला है, रूट कैनाल ये वाला एरिया, रूट कैनाल। अगला है सीमेंटम, ये वाला भाग, ये वाला भाग। ठीक है, ये है सीमेंटम। और ये कहाँ स्थित है? वह मार्ग जिसमें मज्जा स्थित होती है रूट कैनाल कहलाता है। मज्जा ये, या पल्प जहाँ पे स्थित होता है वो क्या कहलाएगा? रूट कैनाल। ठीक है, रूट कैनाल को रूट कैनाल ही यहाँ पे बोला गया है, हिंदी शब्द यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगला है सीमेंटम। यह अस्थि जैसी संरचना होती है जो दांत की जड़ को आवरण प्रदान करती है। दांत की जड़ को क्या करेगी? आवरण प्रदान। ये जड़ जो है ना, यहाँ से आ रही है, इसको आवरण, ये बाहर वाले एरिया है, आवरण प्रदान करेगी। ठीक है, जो सीमेंटम रहेगा वो क्या काम करता है? आवरण प्रदान करती है सीमेंटम। ठीक है, यहाँ पे आगे चीजें देखते हैं, तंत्रिकाओं एवं रक्तवाहिका। ठीक है, तंत्रिका एवं रक्तवाहिका हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाले भाग में जो जड़ है उसके अंतर्गत तंत्रिका एवं रक्तवाहिका। नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तंत्रिका है भोजन चबाने के दौरान लगाए जाने वाले बल को नियंत्रित करती है, जबकि रक्तवाहिकाएं पोषण प्रदान करती है। जो तंत्रिकाएं हैं वो क्या करेगी? वो जब भोजन चबाने के दौरान जब बल लगाया जाता है उसको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। और जबकि जो रक्तवाहिकाएं हैं वो क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी। रक्तवाहिकाएं, ठीक है, ये रक्तवाहिकाएं जो क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी। जबड़े की अस्थि, जॉ बोन के बारे में बात करें तो इसे वायु कोशिकीय अस्थि, एल्वेलर बोन भी कहा जाता है। इसमें दांत के खांचे यानी टूथ शॉकर्स स्थित होते हैं। दांत के खांचे इसमें स्थित होते हैं और यह अस्थि दांत की जड़ को घेरे रहती है। दांत की जड़ को घेरे रहेगी। अस्थि वाला भाग जो है, अस्थि वाला ये बोन है, वो दांत को घेरे रहती है तथा दांतों को अपने स्थान पर स्थिर रखती है। अस्थि का काम क्या है? जबड़े की अस्थि, जॉ बोन का काम क्या है? दांतों को अपने स्थान पर स्थिर रखना। ठीक है, ये अस्थि वाला भाग है, ये अस्थि जो है। ठीक है, अस्थि बोन। ठीक है, इस प्रकार ये इसका कार्य रहता है कि ये दांतों को घेरे रहती है और अपने स्थान पर रखती है, दांत वाला। ठीक है, तो आई होप दांत वाले जो सारे टॉपिक्स हैं, जो तीनों भाग है, शिखर, ग्रीवा, जड़, या फिर इंग्लिश में बोले क्राउन, नेक और रूट, ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आगे चीजें हम देखते हैं क्या? लार। ठीक है, लार। हम यहाँ पे कहाँ पहुंच गए? ये देखिए, हम यहाँ पे दांत वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल वाले भाग में आए, तो हमने दांत वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक, पूरी तरीके से। अब हम आएंगे सलाइवा में। ठीक है, सलाइवा के बाद हम पहुंचने वाले हैं ईसोफेगस में। ईसो या फिर ओ, यहाँ ई की जगह यदि ओ भी लगा हो तो आप कंफ्यूज ना हो, ये बात उसी की हो रही है। ठीक, ग्रास नली, हिंदी में इसको बोलेंगे ग्रास नली। ठीक है, इस पर आएंगे अभी बहुत जल्द। अब हम बात करते हैं सलाइवा की। सलाइवा यानी हिंदी में इसको बोलते हैं लार। क्या बोलते हैं? लार। ठीक है,
ये बनता है कहाँ पे, मुख गुहा में, सलेवरी ग्लैंड से ये बनता है मुख गुहा में, ठीक है, सिंथेसिस होता है मुख गुहा में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भोजन के पाचन के लिए, और हमारा जो भोजन का पाचन है वो शुरू हो जाता है हमारे मुंह से ही, ठीक है, मुख से ही भोजन का भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा है कि भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। उसका कारण सलाइवा है, तो सलाइवा में जो एंजाइम्स है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जो सलाइवा है वो 2 से 3 लीटर 24 घंटे के अंदर में हम हमारे शरीर में बन जाता है, ठीक है, हमारे मुख में बनता है। कितने लीटर, 2 से 3 लीटर बनता है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और ये हर टाइम बनता है, ठीक है, हर समय हर पल ये सलाइवा बनता है। और सिर्फ एक कंडीशन होती है, जब फियर हार्मोन जब रिलीज होता है, ठीक है, फियर हार्मोन जब बनता है, जब डर की कंडीशन होती है, ठीक है, जैसे इंटरव्यू वगैरह आप देने आ रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें आ गई जहाँ पे आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो मुंह वगैरह सूख जाता है, इस तरह की कंडीशन होती है, तो सलाइवा का वहाँ फॉर्मेशन नहीं होता, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कंडीशन में ये लार नहीं बनता है, फियर हार्मोन यानी जो एड्रेनलिन हार्मोन वगैरह जब रिलीज होते हैं, तब तब वहाँ पे ये सलाइवा नहीं बनता, उस कंडीशन में सलाइवा नहीं बनता, ठीक है। इसका पीएच की बात करें, पीएच मान की बात करें तो 6.8 है इसका पीएच मान लार का, और ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, ये अम्लीय होता है। जो सलाइवा है या फिर लार है, इसके अंतर्गत एंजाइम्स जो आते हैं वो तीन तीन तरह के एंजाइम हम यहाँ पे देख सकते हैं। लाइजोजाइम, सैलिवरी एलिमेज, यहाँ पे दो है, सॉरी तीन ही, दो है यहाँ पे, लाइजोजाइम, सैलिवरी एमाइलेज, या इसको पुराने समय में कीटाणुओं में टाइलेन भी कहा, टाइलेन के नाम से भी जाना जाता है, टाइलेन के नाम से, ठीक है, या जो सैलिवरी एमाइलेज है उसको टाइलेन के नाम से भी जाना जाता था। अब इसमें बात करते हैं किसकी, लाइजोजाइम की। तो ये लाइजोजाइम जो है, जैसे हमने बाहर का खाना खाया, ठीक, कंटेमिनेट भोजन वगैरह खा ली, ठीक है, बाहर हम गए, भूख वगैरह लगी हमको, तो वहाँ पे बाहर का भोजन ले लिए, तो हो सकता है वो कंटेमिनेट हो, यानी कुछ उसमें अशुद्धियाँ हो, या दूसरी टाइप का हो, ठीक है, पूरा दूसरी नहीं पर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो कंटेमिनेट भोजन यदि हमने लिए, तो वो ये लाइजोजाइम का काम क्या होता है, उसको उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको साफ कर देता है, ठीक है, यानी जब अंदर जाएगा भोजन तो पूरी तरह से स्वच्छ होगा, ठीक है। जो इसका काम क्या होगा कि ये मुख में ही ये बैक्टीरिया वगैरह को हटा देता है, और ये क्या करता है, जब अंदर भोजन जाएगा, ठीक है, अंदर भोजन जाएगा तो उसको स्वच्छ 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 करके पहुंचाएगा, ठीक है। लाइसोसोम किल बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल, ठीक है, फूड पार्टिकल में बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। और ये ना सिर्फ मुख गुहा में होता है, बल्कि यह स्टमक और ड्यूडेनम में भी होता है, स्टमक और ड्यूडेनम में भी ये होता है। ऐसा कई किताबों में ऐसा लिखा गया है, कुछ किताबों में ऐसा है कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कई नहीं, कुछ किताबों में यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे आगे बात करते हैं, सैलिवरी अमाइलेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, ठीक, खाना वगैरह खाए, तो जैसे हम दाल खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, या फिर पकोड़े वगैरह खा रहे हैं, या फिर वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए दाल दाल हम खा रहे हैं, तो हम क्या खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं, प्रोटीन वगैरह खा रहे हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, और यहाँ पे हम फैट वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, फैट वगैरह, फैट सब्जी या फिर पकौड़े वगैरह ले, तो फैट वगैरह हम खा रहे हैं। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, मतलब हम इसकी बात करें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलता है, तो बहुत सारी जगहों में मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे स्रोतों में पाया जाता है, लगभग सभी स्रोतों में ये मिल जाता है, ठीक है, लगभग। तो यहाँ पे देखिए जो सैलिवरी अमाइलेज है, इसका कार्य क्या है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो हमने रोटी वगैरह खाते हैं ना, खाना खाए, ठीक है, रोटी है वो खाते हैं, रोटी में होता है स्टार्च, ठीक है, स्टार्च होता है उसमें, और स्टार्च ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है, कैसा, कौन सा सैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। और ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि लगातार क्रमबद्ध तरीके से आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च जो है, ये कार्बोहाइड्रेट वाले जो पोर्शन है वहाँ पे हमने पढ़े, ठीक, कार्बोहाइड्रेट वाला जो पोर्शन हम ले रहे हैं तो वहाँ पे हमने इसको पढ़ा है। तो यहाँ पे स्टार्च पॉलीसैकेराइड होते हैं, और पॉलीसैकेराइड कैसे होता है मैंने आपको वहाँ पे बताया था, तो ये नो टेस्ट होते हैं, इनका स्वाद नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब हम रोटी खाए, ठीक है, मुख में लिए चबा रहे हैं, तो वहाँ पे जो लार निकली, लार में एंजाइम है सैलिवरी अमाइलेज, ठीक
ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसका पाचन करेगा, मुख से ही पाचन करना शुरू कर देगा, किसका, स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च का पाचन करना शुरू कर देगा और ये स्टार्च को बदल देगा किसमें, स्टार्च को बदल देगा ये माल्टोज में। किसमें बदल देगा, माल्टोज में। और माल्टोज कैसा है, ऑलिसैकेराइड है, ये मैंने आपको बताया था, ऑलिसैकेराइड है, सॉरी ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड है। और यहाँ पे है, और ये इसका स्वाद कैसा होता है, या टेस्ट कैसा होता है, ये होते हैं स्वाद में मीठे। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि जब रोटी वगैरह हम खा रहे हैं तो बिना जैम या जेली के या बिना शक्कर वगैरह के ये मीठी कैसे जाती है। चबाए हमने, थोड़ी देर बाद देखना आप रोटी का स्वाद थोड़ा मीठा लगने लगेगा आपको। तो ये होता है किस कारण, ये होता है सलेवरी अमाइलेज के कारण, ये एंजाइम है क्योंकि सलाइवा में होता है। ठीक है, ये स्टार्च वगैरह ये हम पॉलीसेकेराइड हमने खाए तो ये मुख में ही इसका पाचन कर देता है माल्टोज के रूप में। ठीक है, माल्टोज के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है, जो कि क्या है, ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। अब हम यहाँ तक ये देख चुके हैं कि ये जो है इसका पाचन हो किसका, स्टार्च का, माल्टोज में। ठीक है, जो सलाइवा है उनने पाचन किया, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था ग्लूकोज होता है। जब तक ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट न टूट जाए उसका पाचन हम नहीं मानेंगे कि इसका पूर्णतः पाचन हुआ, इसका आधा हुआ है। ठीक है, स्टार्च बदला है माल्टोज में, और माल्टोज फिर आगे जब प्रक्रिया होगी उसकी, ठीक है, तो वो बदलेगा ग्लूकोज वगैरह में। ठीक है, लास्ट में बदलेगा ग्लूकोज में। ठीक है, आगे की प्रक्रिया हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ें देखे, यहाँ पे हमने देखे कि जो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे पाचन हुआ, यहाँ पे फैट का पाचन नहीं हो रहा है और प्रोटीन का पाचन यहाँ पे नहीं हो रहा है। किस चीज़ का पाचन नहीं होता है, फैट का नहीं हो रहा है मुख में, और प्रोटीन का नहीं हो रहा है। ठीक, किसका हो रहा है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बन नहीं है यहाँ पे, कार्बन बोल दिया शायद मैं, ठीक, सॉरी, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख में। आगे समझ में। यदि हम यहाँ पे बात करें, कहाँ पे, इस वाले एरिया में, तो इसमें बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल का ये वाला भाग है, तो यहाँ पे मुख में सिर्फ किसका पाचन हो रहा है, हमने यहाँ पे देखा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों में बात करें तो सिर्फ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, प्रोटीन और फैट का यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, आया समझ में, ये सारी चीजें आगे समझ में, सलाइवा संबंधित चीजें। अब क्योंकि इसके आगे आगे हमको जाना है, इसके आगे चीजें हम देखते हैं। ये है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स या फिर इसको ग्रसनी बोलते हैं, और इसोफेगस। अब हम कहाँ पे आ गए, ठीक है, इसोफेगस ये वाले भाग में आ गए। ठीक है, माउथ के बाद हम कहाँ पे आ गए, इस वाले भाग में। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में क्लियर रहे क्रमबद्ध तरीके से कि हमने क्या पढ़ा है और किसके बाद क्या पढ़ा है। ठीक है, हम माउथ वाली चीज़ें यहाँ खत्म हो चुकी है, अब हमको पढ़ना है माउथ के आगे एक चीज़। ठीक है, इसोफेगस वगैरह और ग्रसनी वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे। ये फेरिंग्स या इसोफेगस को हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली, ये देखिए मैंने आपको जो पहला लेक्चर जब लिए थे वहां पे बताया था मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ग्रास नली, ये वाला जो चित्र है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर गूगल में आप सर्च कर सकते हैं मानव पाचन तंत्र का इस प्रकार का चित्र आ जाएगा, उसका फोटो आप सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस प्रकार आप देख सकते हैं जो जो हमने पहले लेक्चर में देखा। ठीक है, फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे फेरिंग्स के बारे में, मतलब जो चित्र हमने देखा उसके बारे में आपको पढ़ना है। फेरिंग्स ग्रसनी होती है, ग्रसनी जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ माउथ। ठीक है, ये क्या होता है, गर्दन के सबसे नीचे वाला भाग, गर्दन के सबसे नीचे वाला भाग, यानी यहाँ पे माउथ का सबसे नीचे का भाग। ठीक है, माउथ में जैसे हम मुंह में से उंगली डाले, ठीक है, ऐसा करके, तो जो लास्ट वाला जो भाग है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, यहाँ लास्ट वाला वो होगा फेरिंग्स, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे ग्रसनी। ठीक है, जो ये है ग्रसनी, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे देखिए, ये है ग्रसनी, ये वाला भाग ये है ग्रसनी। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, ये भोजन ले जाने में मदद करता है। क्या करता है, भोजन ले जाने में मदद करता है। ठीक है, इसके बहुत सारे कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो ग्रसनी है, फायरिंग्स है, उसका बहुत सारे कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये ग्रसनी यहाँ पे है, ये कनेक्ट होगी किससे, इस साइड में गई, तो इस साइड में गई गलेट से कनेक्ट होगी, ये है गलेट, और ये गलेट आगे जाके कनेक्ट होगा वाक केंद्र से, यानी लैरिंग्स से, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, लैरिंग्स, जो कि साउंड प्रोड्यूस वगैरह करने का काम करता है, ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। कौन, वाक केंद्र। ठीक है, ये इस प्रकार ये कनेक्ट होता है। और आगे हम बात करें इसके, और इस साइड से देखें, इस साइड में आए तो ये क्या है, ये ग्लॉटिस है। ठीक है, ग्लॉटिस को हिंदी में देख लेते हैं क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस को बोलते हैं कंठ द्वार। ठीक है, कंठ द्वार, हिंदी में इसको बोलते हैं कंठ द्वार। कंठ द्वार को मैं ग्लॉटिस बोल रहा हूँ, आप ग्लॉटिस याद रखें, ठीक, कंठ द्वार ये है। यहाँ पे देखिए ग्लॉटिस है, ये
और ये ग्लॉटिस आगे कनेक्ट होता है ईसोफेगस से। ईसोफेगस यानी यहाँ पे है ग्रास नली, किससे कनेक्ट होता है? ग्रास नली से। ईसोफेगस में कई बार आपको ओ देखने को मिलेगा और ई देखने को मिलेगा। ओ और ई ये दोनों ही यहाँ पे सही है, आप दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। ईसोफेगस ओसोफेगस, कई किताबों में यहाँ पे ओ लिखा है, कई किताबों में ई लिखा रहेगा, ठीक है। तो ईसोफेगस या हिंदी में इसको बोलेंगे ग्रास नली, ठीक है। तो ये आगे कनेक्ट, जो ग्लॉटिस है आगे कनेक्ट होता है किससे? ईसोफेगस से। और यहाँ पे कुछ मसल्स होती है, मसल की लेयर होती है। यहाँ पे देखिए, ये मसल की लेयर, यहाँ पे मसल की लेयर्स होती है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। और कई बार हमने देखा है कि एपिग्लॉटिस में सूजन वगैरह आ जाती है, ठीक है। ये मसल में सूजन वगैरह आ जाती है, तो यहाँ पे खराश खराश आती है, ठीक है, आवाज में खराश आने लगती है, ठीक है, हमारे गले में खराश होती है। तो जो एक ऐड आता ना, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, आपने देखा होगा। तो विक्स की गोली लो और एपिग्लॉटिस की प्रॉब्लम दूर करो, ठीक है। यदि हम टेक्निकली बात करें तो इस प्रकार से होगा, एपिग्लॉटिस की प्रॉब्लम दूर करो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ये सूजन वगैरह होती है, तो यहाँ पे होती है, मसल्स में होती है, एपिग्लॉटिस में होती है, ठीक है, मसल की लेयर में होती है। एपिग्लॉटिस में एपिग्लॉटिस जो मसल की लेयर होती है उसमें होती है, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पाचन वगैरह यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे कोई पाचन नहीं होगा, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट किसी भी चीज़ का पाचन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इसोफेगस में। ये ये माउथ से फिर स्टमक के बीच बीच वाला एरिया होता है, माउथ से जाके स्टमक के बीच वाला एरिया होता है इसोफेगस, ठीक है, ग्रास नली। और ये माउथ से स्टमक को कनेक्ट करता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की अभी, माउथ से स्टमक को कनेक्ट करेगा। तो ये इसोफेगस का कार्य हमने यहाँ पे देख लिया। ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, माउथ और स्टमक के बीच में। यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ का पाचन नहीं हो रहा, ना प्रोटीन का हो रहा है, ना फैट का हो रहा है, ना ही कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का पाचन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे माउथ में किसका हो रहा था? यहाँ पे माउथ में हो रहा था कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है इसमें, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई? तो ये ग्रसनी वगैरह है, इसका चित्र आप ले सकते हैं, बगल कैविटी वगैरह यहाँ पे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वगैरह यहाँ पे दोनों दिए गए। और यहाँ पे इसकी स्थिति दी गई, मुख गुहा बगल कैविटी का पिछला भाग ग्रसनी फेरिंक्स कहलाता है। और यह भाग 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है, जिसमें भोजन निगलने तथा श्वास लेने के लिए 2 समान मार्ग या छिद्र होते हैं। ये और आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो ये टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किया अभी। तो ये हम माउस के अंतर्गत टीथ का हम निकाले तो भाग उसके पढ़े, सलाइवा हमने पढ़े, और इसोफेगस वगैरह हमने यहाँ पे देखे। इसोफेगस और फेरिंक्स, इसोफेगस यानी ग्रास नली और फेरिंक्स यानी ग्रसनी, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेगा हिंदी में, ठीक है, देवनागरी लिपि में यदि आपसे पूछेगा इसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे देखिए ईसोफेगस, यदि इस प्रकार से भी लिख दिया तो वो सही माना जाएगा। हमने बोला था ईसोफेगस क्या होता है, तो ईसोफेगस मतलब होता है ग्रास नली। अब ये हमारी गलती है कि हमने इसको ग्रास नली को दोनों भाषा में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ऐसा मानता है आयोग, ठीक है, जो जब जब एग्जाम देने आएंगे तो कई चीज़ें यहाँ पे ऐसे रहेगी। तो यहाँ पे दोनों नाम आप याद रख के चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि पूछा है तो वो उसका सही आंसर, सही प्रश्न माना जाएगा, क्योंकि वो हिंदी में लिखा है। हिंदी यानी जो देवनागरी में लिखा है उन्होंने इस प्रकार से इसोफेगस, तो इस प्रकार से यदि लिखा है तो वो सही माना जाएगा। आप ये ग्रास नली और दोनों शब्द आपको याद रखना है। इस प्रकार जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको दोनों दोनों तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या पढ़े हम देख लेते हैं। दांत के भाग के बारे में पढ़े, लार पढ़े, ठीक है, और ये चीज़ें हमने देखे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का लेक्चर नंबर 3 था। इससे पहले के लेक्चर भी आप देखें, क्योंकि यदि वो नहीं देखेंगे तो आपको इसमें से सिर्फ 40% चीज़ें आपको समझ में आएंगी, 60% आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे। तो 60% पूरा करने के लिए आप पिछले लेक्चर को देखिए। और जाना बहुत ही आसान है, पिछले लेक्चर को आप कोई गूगल में सर्च नहीं करना है, गूगल में तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखिए, गूगल में सर्च करें तो ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आई बटन दी गई, ठीक है, यूट्यूब में आई बटन दी गई, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डाल चुका हूँ, और GS3 के सारे लेक्चर वहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। अभी तक 150 से ज़्यादा लेक्चर वहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। तो वहाँ पे आप जाइए, बहुत ही आसान है आपको जाना। यहाँ पे यूट्यूब में आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन में क्लिक कीजिए लास्ट में, वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और सारे लेक्चर्स आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बनाए गए हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है।
यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।